प्यारे बच्चों, मैं आनंद कृष्ण आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगा। अभी तक आप लोग यानी 10th क्लास तक जो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते आए हैं उसमें आपके पास एक ही बुक होता था केमिस्ट्री का, लेकिन आफ्टर क्लास 10th यानी 11th क्लास में जब आप आए तो आपको यहाँ केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है। पहला पार्ट जो है वो पहला पार्ट आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री। 11th में या फिर 12th में केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है और पहला पार्ट आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। देखिए, तो पहला जो आपका पार्ट हो गया केमिस्ट्री का वो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, हिंदी में हो गया भौतिक रसायन। फिर आपका जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन। और जो आपका तीसरा पार्ट है केमिस्ट्री का वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है अकार्बनिक रसायन। इसकी हिंदी हो गई अकार्बनिक रसायन। तो बच्चों, आप समझ गए कि 11th में आपको केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स हो गया। पहला पार्ट हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। आपका दूसरा पार्ट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और आपका तीसरा पार्ट हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन। मैं आपको 11th में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो 11th के जो भी चैप्टर्स इसमें हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उन सबों में मैं कह सकता हूँ कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको ही बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रोचक चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, हिंदी में इसको कहा जाएगा परमाणु संरचना। इसकी हिंदी होती है परमाणु संरचना। ये जो चैप्टर है 11th के फिजिकल केमिस्ट्री का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ इसके बारे में
आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा एटम की बनावट के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना। आपने पिछले क्लास में जो प्रीवियस क्लासेस आपका था उसमें आपने पढ़ा होगा परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना का डाल्टन थ्योरी आपने पढ़ा होगा। उसी के बारे में अब 11th क्लास में डीपली डिस्कस करना है। अभी तक आप पूरा थॉरली या डीपली नहीं पढ़े हैं, आंशिक रूप से पार्शियली आप इसको पढ़े हैं एटम के बारे में या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन 11th क्लास में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डीपली पढ़ाऊंगा और आप जानेंगे कि एटम की संरचना क्या होती है। इस लेसन में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एटम की संरचना क्या होती है, किसी एटम में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो एटम में उनका पोजीशन क्या होता है, कहाँ रहते हैं, कौन सा पार्टिकल स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, कौन सा पार्टिकल मूवेबल होता है। इन सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका चैप्टर है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रोचक चैप्टर है। आपने अभी 9th या 10th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले एटम का डिफिनीशन पढ़ा होगा, वहीं से मैं प्रारंभ करता हूँ। एटम के डिफिनीशन से इस चैप्टर को मैं प्रारंभ करता हूँ, बिल्कुल ही प्रारंभ से, स्टार्टिंग पॉइंट से, और स्टार्टिंग पॉइंट ही इसका है एटम। तो आइए देखें कि व्हाट इज एन एटम, जिसको हिंदी में हम लोग परमाणु कहते हैं, कि परमाणु है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एटम का डिफिनीशन लिखता हूँ, परमाणु की परिभाषा लिखता हूँ, और ये परिभाषा मैं समझता हूँ कि आप लोग 9th और 10th में भी पढ़ चुके होंगे। आइए देखते हैं एटम का डिफिनीशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ। एटम जिसको हिंदी में परमाणु कहा जाता है, एटम जिसकी हिंदी हो गई परमाणु। परमाणु है क्या, तो मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज एन एटम, परमाणु क्या है। आप पहले के प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। तो वही डिफिनीशन में लिख रहा हूं कि परमाणु देखिए, एटम को हम लोग डिफाइन करते हैं कि परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। तो परमाणु का डिफिनीशन आप जान गए कि परमाणु है क्या। तो परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है। जैसे कोई एलिमेंट हम लेते हैं, एक एलिमेंट लिए हम आयरन, तो आयरन के अगर किसी पीस को, आयरन के किसी अगर टुकड़े को हम छोटा से छोटा करते जाए तो लास्ट में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा हमको, और उसमें आपको आयरन के सारे प्रॉपर्टीज रहेंगे, उस सबसे छोटे पार्टिकल को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम कहेंगे एटम। तो कोई भी तत्व है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है,
उन सबों का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उस पार्टिकल को हम लोग कहेंगे एटम। और उसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़े होंगे, एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे। उसमें डाल्टन ने बताया था कि एटम जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है। साथ में उन्होंने कहा कि एटम जो है वह अविभाज्य होता है, एटम का डिवीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सबसे छोटा पार्टिकल है तो फिर उसका डिवीजन संभव नहीं है, यानी सबसे छोटा पार्टिकल हो गया एटम। और डाल्टन ने कहा, जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, उसमें डाल्टन कहते हैं कि परमाणु किसी एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है और वो अविभाज्य होता है, उसे और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर वे क्या कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन के जितने भी एटम्स हैं वे हर प्रकार से एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है और परमाणु पदार्थ का एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है, और फिर परमाणु जो उसके परमाणु होते हैं किसी एक एलिमेंट के, वो सभी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा डाल्टन के परमाणु मॉडल का दोष, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि परमाणु भी कई कणों के मिलने से बने होते हैं, परमाणु अविभाज्य नहीं है। बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए उनसे पता चला कि परमाणु भी अविभाज्य नहीं है। एटम इज आल्सो मेड ऑफ ए लॉट ऑफ पार्टिकल्स, परमाणु भी कई सारे कणों के मिलने से बना होता है। तो आइए हम लोग देखें कि परमाणु किन किन कणों से बना होता है, परमाणु का आकार कैसा होता है, वो जो पार्टिकल्स उसमें होते हैं उन पार्टिकल्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उनका किसी एटम में पोजीशन क्या होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर में जो सबसे पहला चीज हम लोग को पढ़ना है वो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यानी कैथोड किरण प्रयोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पहला आपका टॉपिक है वो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यानी कैथोड किरण प्रयोग। ये प्रयोग जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय जे थॉमसन इन 1897। इस प्रयोग के करने वाले थे जे थॉमसन इन 1897। इस एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में, और इसी प्रयोग के फलस्वरूप
आप लोग इलेक्ट्रॉन का नाम सुने होंगे। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। ये जो एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में, इसी एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है। व्हाट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट? जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि जे थॉमसन के द्वारा किया गया था 1897 ईस्वी में। तो इस प्रयोग में जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। उस डिस्चार्ज ट्यूब का फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं बोर्ड पर। देखिए बच्चों, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो किया गया जे थॉमसन के द्वारा, उसमें जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। उस डिस्चार्ज ट्यूब का फिगर मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड पर। ये देख रहे हैं कि ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब मैंने बनाया है और उसमें ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। डिस्चार्ज ट्यूब में ये एक ट्यूब हो गया जो कांच का बना होता है और उसमें एक वैक्यूम पंप लगा होता है। ये आपका हो गया वैक्यूम पंप और ये आपका हो गया कांच की बनी हुई नली। और इस नली में आप देख रहे हैं कि दो प्लेट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ ये जो दो प्लेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों प्लेट मेटल के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये आपका हो गया कांच की बनी नली। ये कांच की बनी हुई नली हो गई और इसमें ये जो है धातु का बना प्लेट। तो ये कांच की बनी हुई नली में धातु के दो प्लेट लगे होते हैं और ये आपको मैंने कहा ये वैक्यूम पंप है, जिसको हिंदी में निर्वात नली कहा जाता है। निर्वात पंप आप कह सकते हैं इसको। ये निर्वात पंप का काम है, इसके अंदर जो हवा है, जो गैस है, जो गैस भरी जाएगी, उस गैस की मात्रा को रेगुलेट करने के लिए, उसकी मात्रा को कम या ज्यादा करने के लिए निर्वात पंप इस नली में लगाया गया है। और यहाँ जो दो आपको
दो धातु के प्लेट दिखाई दे रहे हैं, इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और ये है हाई वोल्टेज जनरेटर। हाई वोल्टेज ये हाई वोल्टेज जनरेटर है। और एक धातु का प्लेट जो इस हाई वोल्टेज जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से। और दूसरा जो प्लेट है वो इस जनरेटर के नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक धातु के प्लेट को, इन दोनों धातुओं के प्लेट को मैंने इलेक्ट्रोड बोला है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड आपको हाई वोल्टेज जनरेटर के पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा प्लेट है वो प्लेट आप देख सकते हैं यहाँ कि हाई वोल्टेज जनरेटर के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जो प्लेट हाई वोल्टेज जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे एनोड। जो यहाँ पर धातु का प्लेट, इन दोनों को मिला के, बच्चों मैंने बताया कि इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोड कहा जाता है, कलेक्टिवली हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और उसमें जो प्लेट हाई वोल्टेज जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड। तो ये जो प्लेट है इसको हम लोग कहेंगे एनोड। देखिए ये आपका हो गया एनोड। और यहाँ जो दूसरा धातु का प्लेट है जो आपको हाई वोल्टेज जनरेटर के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे कैथोड। तो कलेक्टिवली इन दोनों प्लेट को कहा जाएगा इलेक्ट्रोड, और उसमें एक हो गया एनोड और दूसरा हो गया कैथोड। एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाई वोल्टेज जनरेटर and cathode is connected to negative terminal of high voltage generator। तो बच्चों आप समझ गए कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बाय जे थॉमसन इन 1897, उसका जो एक फिगर आपको ड्रॉ किए हैं आपके सामने कि उसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब है जो कांच की बनी होती है। ये आपको डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, और इस ट्यूब में आपको यहाँ लगा हुआ है एक वैक्यूम पंप, निर्वात पंप लगा हुआ है। और ट्यूब के अंदर धातु के दो प्लेट बने हुए हैं जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है इलेक्ट्रोड। और उन दोनों इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड अटैच है, कनेक्टेड है इस हाई वोल्टेज जनरेटर के पॉजिटिव पॉइंट से, और दूसरा हाई वोल्टेज जनरेटर के नेगेटिव पॉइंट से, नेगेटिव टर्मिनल से। जो मेटल, जो ये धातु का प्लेट है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो हो गया एनोड, और जो दूसरा जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से वो हो गया आपको कैथोड। तो ये ड्रॉ हो गया, ये फिगर हो गया किस चीज का, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का जो किया गया था जे थॉमसन के द्वारा 1897। और जे थॉमसन ने किया क्या, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तो जे थॉमसन इसके अंदर गैस भरे, गैस, कोई भी गैस इस एक्सपेरिमेंट के लिए लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक हल्की गैस है और वो बहुत आसानी से आयोनाइज हो जाता है। तो इस ट्यूब में, इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस लिया गया बच्चों, हाइड्रोजन गैस लिया गया। हाइड्रोजन गैस क्यों लिया गया, इसलिए कि हाइड्रोजन कैन बी आयोनाइज्ड इजीली। हाइड्रोजन गैस का आयनाइजेशन, आयनीकरण बहुत आसानी से हो सकता है। आप जानते हैं आयनीकरण क्या है, तो जब कोई एलिमेंट, जब कोई गैस है, अगर वो मॉलिक्यूल के आयटन के फॉर्म में है
और उसको आयन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन, आयनीकरण। जैसे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि ये हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस को जब हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन गैस जब हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके और हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन का आयनाइजेशन हुआ है, हाइड्रोजन का आयनीकरण हुआ है। तो बच्चों आप देखें कि यहाँ पर उन्होंने कौन सा गैस भरा, तो हाइड्रोजन गैस लिया। हाइड्रोजन गैस क्यों लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की गैस है और हाइड्रोजन का आयनाइजेशन करना आसान है दूसरे गैसों के कंपैरिजन में। तो उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया कि हाइड्रोजन गैस ले लिया, ये सब हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। हाइड्रोजन गैस भरने के बाद उन्होंने इसमें, इस ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इसमें स्थापित किया। कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिली जो मार्केबल हो, जिस पर ध्यान दिया जाए। फिर उन्होंने क्या किया कि इस गैस का जो दाब था, गैस के प्रेशर को उन्होंने काफी कम कर दिया, और गैस के दाब को काफी कम करने के बाद जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने हाई वोल्टेज जनरेटर द्वारा 10,000 वोल्ट से 10,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर जब इसमें विद्युत धारा उन्होंने पास कराया, विद्युत धारा प्रवाहित कराया गया। पहले मैंने क्या बोला कि इसमें हाइड्रोजन गैस लिया गया, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर था वो नॉर्मल था। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया, करंट फ्लो करा के। कोई ऐसा बात, कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो मार्केबल हो, जिस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन जब इस गैस का दाब उन्होंने बहुत कम कर दिया, और तब उसमें 10,000 वोल्ट से अधिक विभवांतर पर, अधिक वोल्टेज पर उन्होंने जब करंट सप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि एनोड के पीछे की जो दीवार है, एनोड के पीछे की जो दीवार है, इस दीवार में चमक उत्पन्न हो गई है, जिसको प्रतिदीप्ति कहा जाता है, फ्लोरेंस कहते हैं। तो यहाँ दीवार पर एक चमक उत्पन्न हो गई है। इस आधार पर, इस चमक के आधार पर उन्होंने बताया कि आखिर ये चमक आया कहां से। तो इसका मतलब कोई रे आके इससे टकरा रहा है, और वो रे आ कहां से रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये जो कैथोड है, इस कैथोड से जरूर रे निकल रहे हैं, किरणें निकल रही हैं, जो किरणें इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, और वे किरणें यहाँ पर आके, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का यहाँ ग्लास का जो दीवार है, वाल है, यहाँ टकराने के बाद में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, एक चमक उत्पन्न करती हैं। इसी आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, एक अनुमान लगाया कि यहाँ से किरणें निकलती हैं, यहाँ से इनविजिबल रेज निकलते हैं, कैथोड से इनविजिबल रेज। देखिए ये इनविजिबल रेज हैं जो निकल रहे हैं कैथोड से। और चूंकि ये जो इनविजिबल रेज है, ये जो इनविजिबल रेज है, ये कैथोड से निकल रहे हैं, इसलिए इन इनविजिबल रेज को उन्होंने कैथोड रे नाम दिया। तो बच्चों मैंने आपको आज जो पढ़ाया, ये यहां तक आपको मैंने बता दिया कि ये किस प्रकार उनका जो एपरेटस था, वो एपरेटस क्या था जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसमें क्या किया, लिया कितना आपको वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक सप्लाई किया, तो 10,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई किया गया। और
इसमें जो प्रेशर था वह काफी लो था, बहुत ही लो था। और फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो आपको और इसके बारे में डिटेल रूप से बताऊंगा। थैंक यू।